जब हम आसपास चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारा प्रश्न हमारे दिमाग में होता है। इन सभी सवालों का जवाब हमें फिजिक्स देता है। तो चलो दोस्तों, कुछ फिजिक्स की अननोन फैक्ट में आज बात करते हैं। समय वो हमेशा आगे बढ़ता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर ये कभी सोचा है समय को पीछे क्यों नहीं ले जा सकते? क्या ये पॉसिबल है? आज के टाइम में वैज्ञानिकों को मानना है कि समय से आगे जा सकते हैं, पर पीछे जाना मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है। चलो दोस्तों, अब समय की भूतकाल में चलते हैं, जबकि ये धरती नहीं थी। वैज्ञानिकों को मानना है कि जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था तभी एक अर्ली स्टेट में था, और कुछ समय के बाद ये हुआ कि दो बड़ी चीज की टकराव की वजह से ये ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। पर अभी हमें पीछे क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पे फिजिक्स आता है। जब वो टकराव की वजह से ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ एंट्रोपी काम कर गया, और लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि एक वस्तु हमेशा एक ऑर्डरली स्टेट से डिसऑर्डरली स्टेट की तरफ मूव करता है। तो हमारा ब्रह्मांड में कुछ ऐसा ही हुआ था। अब हम समय के साथ साथ आगे ही बढ़ पाएंगे, और समय के भूतकाल में जाना नामुमकिन है और पॉसिबल ही नहीं है। इस आगे जाने को हम एर ऑफ टाइम कहते हैं। यदि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तभी तो आप क्वांटम थ्योरी, मैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रिक थ्योरी और इतने सारे थ्योरी पढ़ा ही होगा। तो आप कभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में पढ़ाई करे हो? ये थ्योरी कितना अजीब है ना। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सुन के आप क्या सोच रहे हो? क्या इस थ्योरी में सब कुछ सॉल्व हो सकता है? हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, इस थ्योरी में सब कुछ सॉल्व हो सकता है। और आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि यदि हम इस थ्योरी को प्रूव कर पाएंगे तो हमें ब्रह्मांड में जो सब कुछ हो रहा है, हमें इस सब का रीजन पता चल जाएगा। आपको तो पता ही होगा आज के टाइम में साइंस कितना आगे चला गया है, पर अब मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ ये सुन के आप जरूर हैरान हो जाओगे। इस थ्योरी के ऊपर लगभग 100 सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्चुअली ये थ्योरी कम्प्लीटली रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ बिग बैंग। और मैं आपको फर्स्ट फैक्ट में बताया था कि थ्योरी ऑफ बिग बैंग समझने के लिए हमें भूतकाल में जाना होगा। ये आपको आश्चर्य होगा कि यदि हम इस थ्योरी को प्रूव कर देंगे तो ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुआ था पता चल जाएगा, जैसे कि नेचर, स्पेस, साउंड, लाइट, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कैसे स्टार्ट हुआ था। रेनबो बचपन में हमारा खुश रहने का एक जरिया था। जब रेनबो दिखता था तो हम सब दौड़ दौड़ के उसका मजा ले रहे थे। वो मजा कुछ और ही था। पर ये कभी सोचे हो रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है? आप बोलोगे सिंपल है, जब सूरज की रोशनी पानी की बूंद के ऊपर गिरता है तभी डिस्पर्शन की वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। डिस्पर्शन का मतलब ये है कि जब एक हाइट रे अलग अलग होकर 7 कलर का फॉर्मेशन करता है। आपने तो देखा होगा रेनबो में 7 कलर होता है और उसमें येलो कलर भी होता है। हमें सूरज की रोशनी हमेशा थोड़ी येलो कलर दिखता है। तो कभी सोचे हो सूरज की रोशनी यदि येलो कलर होता है तभी वो रेनबो के टाइम येलो कलर क्यों भेजती है? अभी एक सवाल खड़ा होता है कि सूरज की रोशनी व्हाइट है या येलो होता है। असल में सूरज की रोशनी व्हाइट कलर का होता है, इसलिए वो पानी की बूंद के ऊपर गिर के रेनबो फॉर्मेशन करता है। रही बात सूरज के येलो दिखने की, असल में ये होता है कि जब एक सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है तभी अलग अलग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से येलो दिखता है, और कभी कभी हमें शाम के टाइम में रेड और ऑरेंज कलर दिखता है। इसका रीजन हमारा एटमॉस्फेयर की पॉल्यूशन होता है। मैंने आपको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में बताया था कि उसके ऊपर लगभग 100 सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पर अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसको देख के आप भी बोलोगे कि ये क्या है। असल में ये एक इक्वेशन है जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में बताता है। आप सोच रहे हो कि जो 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है ये क्या है? असल में इस इक्वेशन को एक टेबल की तरह सजाया गया है। आपने तो पीरियडिक टेबल देखा ही होगा। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट का मास और एटम नंबर के बारे में बताया गया है, पर यह टेबल पे क्या है? इस टेबल पे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मास और चार्ज के बारे में बताया गया है। यदि हम इस इक्वेशन को प्रूव कर पाएंगे तो हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगा। और आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ये फिजिक्स का सबसे बड़ा इक्वेशन है और इसे हम मास्टर इक्वेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, क्या कभी सोचे हो इस ब्रह्मांड का सबसे छोटी चीज क्या है? आप बोलोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पर ऐसा नहीं है। असल में ब्रह्मांड में जो सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक वाइब्रेशन की वजह से होता है। आपने तो देखा होगा गिटार में स्ट्रिंग को वाइब्रेट करके कितने सारे आवाज निकाला जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड में उसी प्रकार वाइब्रेशन होके अलग अलग पार्टिकल्स को फॉर्मेशन करता है। असल में हमारा ये ब्रह्मांड 4 फोर्स से काम करता है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये सब सिर्फ एक स्ट्रिंग का वाइब्रेशन से फॉर्मेशन होता है। तो ये वो चीज है जो ब्रह्मांड को एक ब्लैक होल की लेवल तक जुड़ सकता है। तो वहीं पे एक प्रॉब्लम आता है, जब हम इस थ्योरी का मैथमेटिकल फॉर्मूला का स्टडी करते हैं तो तभी पता चला कि ये हमारा 3 डायमेंशन के ब्रह्मांड में नहीं टिक सकता, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी का इक्वेशन ऐसा है कि ये सिर्फ 11 डायमेंशन पे ही काम कर पाएगा। और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में 4 डायमेंशन होता है और बाकी 6 डायमेंशन अब तक ढूंढा नहीं गया है। और वो 6 डायमेंशन इतना छोटा है कि उसमें लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब उसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड की असली नेचर के बारे में नहीं बता सकता, पर ये स्ट्रिंग थ्योरी हमें ब्लैक होल को समझने के लिए काम आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि हम स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम थ्योरी को मिला सकते हैं तो हमें दुनिया का सबसे रहस्य थ्योरी तथा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को इन्वेंट कर सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में आप तो सुना ही होगा।
क्या आप कभी आपके मन में ये ख्याल आया है ब्लैक होल कैसे बनता है? तो चलो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अक्सर ब्लैक होल को इस ब्रह्मांड का दानव कहा जाता है। ब्लैक होल तभी बनता है जब एक बड़ा सा तारा बूढ़ा हो जाता है, यानी तारे की ज्वलनशील पदार्थ यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। तारे विशाल आकार के होते हैं, तो उस प्रकार उसकी गुरुत्वाकर्षण भी विशाल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल तारे की सामग्री को उसके केंद्र की ओर निरंतर खींचता रहता है, लेकिन तारे के अंदर में हाइड्रोजन रहता है जो तारे के भीतर की भीषण गर्मी के कारण फैलता जाता है। उसके फैलते के कारण जो दाब उत्पन्न होता है वो तारे के गुरुत्वाकर्षण की प्रतिरोध करता है, इसलिए तारा पूर्णता के रूप में अंदर की तरफ नहीं खिंचता। पर एक समय आता है जब तारा का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण का बल रोकने के लिए हाइड्रोजन का दाब मौजूद नहीं होता है, तब तारा सिकुड़ जाता है। यदि एक तारा सूरज की आकार का हुआ तो वह सिकुड़ कर लगभग 100 किलोमीटर गैस वाले पिंड में बदल जाता है और उसमें जो पदार्थ होता है वो खंड विखंड होकर इतना छोटा हो जाता है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण की बल 100 गुना बढ़ जाता है और इतना अधिक होता है कि वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। ये सुन के आपको झटका लगेगा कि ब्लैक होल को कभी देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है। ब्लैक होल की डायमीटर लगभग 78 बिलियन माइल्स होता है। ये सुन के आपको झटका लगेगा कि ये चौड़ाई हमारा सोलर सिस्टम की 40% हिस्सा होगा और ब्लैक होल सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। पिछले फैक्ट में तो हम ब्लैक होल के बारे में समझे, पर आप जानते हो ब्लैक होल की तरह एक व्हाइट होल भी ब्रह्मांड में हो सकता है। तो चलो उसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ब्लैक होल ऐसा पिंड होता है, आप जा तो सकते हैं पर कभी वापस नहीं आ सकते। यदि हम व्हाइट होल्स के बारे में बात करें तो ब्लैक होल का विपरीत होता है। व्हाइट होल चीजों को अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है। व्हाइट होल्स के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अभी तक वो सिर्फ हमारा गणित की इक्वेशन और हमारा कल्पना में बसता है, पर हम क्वांटम दुनिया के इशारे में माने तो ये होना नामुमकिन है, क्योंकि वो लॉ ऑफ एंट्रोपी को तोड़ता है। और स्टीफन हॉकिंग की मत के अनुसार ब्रह्मांड में व्हाइट होल हो सकता है, पर कैसे? हम जानते हैं कि ब्लैक होल लॉ ऑफ एंट्रोपी को फॉलो करता है, तो ब्लैक होल हर समय अपना रेडिएशन छोड़ता रहता है। एक ऐसा टाइम आएगा जो पूरे ब्लैक होल को खत्म कर देगा। हम जानते हैं कि मैटर का कभी अंत नहीं होता है, पर अभी एक सवाल ये है कि जो ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को निकला था वो सब किधर गया? तो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ब्लैक होल अपना अंतिम टाइम में व्हाइट होल में बदल जाता है तथा वो सभी पिंड को बाहर की तरफ फेंकता है। यदि एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल मिलता है तो तभी एक और होल का निर्माण होता है, उसे हम वार्म होल बोलते हैं। आज के टाइम में तो क्रिकेट सबका मनपसंद खेल है और मुझे ये भी विश्वास है कि आप भी क्रिकेट को पसंद करते होंगे और खेलते भी होंगे, और आप कभी ना कभी कैच आउट हुए होंगे। जब आप बैट से बॉल को जोर से स्ट्रोक करते हो, आपने देखा होगा कि कैच आउट के समय बॉल बहुत ऊपर जाता है, फिर एक समय के बाद गिरना शुरू होता है। पर यह कभी आपके मन में आया है ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि धरती की गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर चीज हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, पर अभी तो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्चुअली ये बॉल एक रूल को फॉलो करता है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। असल में ये एक वेलोसिटी होता है कि यदि एक वस्तु 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार में ऊपर की तरफ जाता है तभी उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब उस वस्तु का प्रभाव 11 किलोमीटर पर सेकंड से कम होता है तब वो गिरना शुरू होता है। जब बॉल का स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर होता है तभी वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे उसका स्पीड कम होता है तभी वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। रॉकेट में भी ये रूल फॉलो होता है। रॉकेट जब तक एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाता तब तक उसका स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर होता है। हम टीवी में देखते हैं कि सब प्लैनेट सूरज की चक्कर लगा रहे हैं, पर ये कभी सोचा है वो चक्कर क्यों लगा रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़े थे कि तब तक एक वस्तु मोशन पे नहीं आएगा जब तक उसे कोई बल का प्रयोग नहीं होगा, और स्पेस में तो कोई बल नहीं है, और स्पेस में नॉर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से सब चीज इधर उधर घूम रहा है। और सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो क्यों चक्कर लगा रहे हैं? इसका रीजन क्या है? वो सब सूरज की ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और आपके मन में ये कभी आया है वो सब प्लैनेट सिर्फ एक ऑर्बिट पे क्यों घूमते हैं? एक्चुअली सब प्लैनेट अपने अपने जगह पे स्ट्रेट लाइन की तरफ चलते हैं, बस सन की ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम बेंड होता है, इसीलिए उनके ऊपर ग्रेविटी के फोर्स के कारण वो सब एक इलिप्टिकल मोशन में घूमते हैं। और टीवी में हम देखते हैं कि प्लैनेट एक प्लेन में रहता है, पर ऐसा कभी नहीं है, वो सब अपने अपने एंगल में रहते हैं। यदि हम इस बात को स्पेस से देख पाएंगे तो पता चल जाएगा। बॉल पॉइंट पेन स्कूल और कॉलेज में हमारा हथियार है, पर यह कभी सोचा है ये कैसा काम करता है? जब बॉल पॉइंट नहीं था तभी हम फाउंटेन पेन की यूज करते थे, पर 1938 में बॉल पॉइंट का इन्वेंट हो गया और उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग माइंड था। पर आप ये कभी सोचे हो इसे बॉल पॉइंट पेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके टिप में एक बॉल रहता है। जब हम फाउंटेन पेन की यूज करते थे तब कैपिलरी एक्शन की वजह से वो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे थोड़ा इंक यूज होता था, और हम अभी बॉल पॉइंट पेन से अच्छे से लिख पा रहे हैं। इसका रीजन उसमें जो बॉल है। अभी आप बोलोगे उसमें फिजिक्स का क्या रोल है? तो को बताता हूँ। जब हम लिखते थे तभी नीचे की तरफ इंक आता है, बस ये इंक हमारा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आता है। आज का बोनस फैक्ट ये है कि हर सेकंड में ब्रह्मांड में 4800 नया तारा का जन्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।